तो आज की वीडियो में हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय से प्रश्न से हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कुछ चीज़ों का, जो क्वेश्चंस हमें बहुविकल्प में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुविकल्प प्रश्नों को हम लास्ट में ही करेंगे, जिससे कि हमें आसानी रहे उनके उत्तर देने में, ठीक है। तो जैसे कि मैं हर बार की तरह मैं मेन मेन चीज़ें वो बता दूंगा आप लोगों को, जो मतलब हाँ, जो मतलब समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और बाकी जो ऐसा है कि हाँ भाई कॉन्सेप्चुअल है, बस थियोरेटिकल है, वो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा ये पहला पार्ट है, ठीक है, हिंदी का। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द, किसी अक्षर पर या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल प्रदान किया जाता है उसे ही स्वराघात कहते हैं, ठीक है ना। अर्य एवं उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, आर्य एवं उन्नति का विलोम शब्द। विलोम का होता है मतलब उल्टा, ठीक है। आर्य का अनार्य हो जाएगा, उन्नति का अवनति, ठीक है। उन्नति करना यानी कि प्रमोट करना, अवनति मतलब उसको नीचे ले जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वारा बहुत संकरा होता है, जैसे सी आवाज होती है, जैसे सी की आवाज होती है, ख, ग, ज, फ, श, स, ह, ये संघर्षी शब्द है, ठीक है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ऊष्म व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उसे कहते हैं स, श, ह, ठीक है। जब हम इन व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जब उच्चारण करने का मतलब बोलना, ठीक है। जब इनको हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हल्की सी मतलब हवा आती है, मतलब ऊष्मा आती है, ऊष्मा निकलती है अपने मुंह से, ठीक है। अपना ट्राई करके देखो, हा श, ह, श, ह, इस तरह से। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है बीच में, अंत में, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अर्वाचीन उचित का क्रम विलोम लिखिए। अर्वाचीन का प्राचीन, ठीक है, प्राचीन मतलब पुराना, ये अर्वाचीन मतलब नया हो जाएगा फिर। उचित का अनुचित हो जाएगा, विलोम शब्द, ठीक है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द सुक्ति कहते हैं उसे, ठीक है? जो ग्रंथ के बचे हुए अंश होते हैं वो अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं, ठीक है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? अल्प विराम मतलब कोमा को बोलते हैं, ठीक है। जब हमारी बात को आधी जब हमारी बात आधी हो, मतलब पूरी ना हुई हो, उसको थोड़ा सा हल्का सा अल्प विराम देते हैं। किसी वाक्य में अल्प का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का यूज होता है, मतलब थोड़ा सा विराम देने के लिए, थोड़ा रुक के बात कहने के लिए अल्प विराम, ठीक है, कोमा किया जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो दो तरह के सेंटेंस है। अब ये अगर कहीं उल्टा सीधा लग जाए यही कोमा, तो दोनों वाक्यों का मीन अलग अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे अब दोनों वाक्यों का मतलब कैसे अलग अलग है। रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है रोको मत जाने दो। आई समझ में? दोनों में अंतर है ना। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, मतलब उसे जाने से रोक रहा है। को मत जाने दो, और ये नेगेटिव है, यानी कि उसे जाने दे रहा है ना। और ये कोमा का ही खेल है ना, कि विराम चिन्ह अगर ये कहीं चिन्ह उल्टा सीधा लग जाए तो पूरा ही उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। हिंदी इसलिए थोड़ा हार्ड लगता है वो, लेकिन हार्ड है नहीं, समझने की देरी होती है बस। लेखन के प्रकार बताइए। लेखन कितने प्रकार होते हैं? सुलेखन, अनुलेखन, श्रुति लेखन, ठीक है। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों, संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है, ठीक है। लेखन शिक्षण, भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों, यानी कि लेखन का मतलब यही है कि जब हम भाषा की ध्वनि या शब्दों को हम जब लिखते हैं प्रतीकों द्वारा या फिर संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो लेखन कहलाता है। जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो लेखन ही तो होता है। लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की विधियां, जैकोटॉर, मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी है। वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्णता
लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम कोई मतलब शब्दों का वह समूह जो मतलब हमारी बात का मीनिंग निकाले, मतलब हमारे कुछ मीनिंग निकाले किसी लाइन का कि किसी चीज का, तो वही हमारा वाक्य कहलाता है। तो वही चीज कह रहा, मनुष्य के विचारों को जब पूर्णतः लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त करने वाले समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को। भाषा की चार दक्षताएं बताइए। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। भाषा की चार दक्षताएं। भाषा, हम भाषा से क्या क्या कर सकते हैं? भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। क्लियर बात। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला। अक्षर समूह यानी कि जो हमारा अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एपएनआर, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से, इस तरह से उसको हम अक्षर समूह भी बोलते हैं, वर्णमाला भी बोलते हैं। क्लियर बात। श, श, है किस प्रकार के व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है जो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई, मतलब हवा मुंह से आ रही है ना, रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ धीरे धीरे निकलती है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हल्की ऊष्मा निकलती है, बस ये याद रखना है। ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म शब्द है ना। भाषा शिक्षण के चार प्रमुख कौशल: श्रवण, उच्चारण, वाचन, अभिव्यक्ति। ठीक है, भाषा शिक्षण के चार कौशल। जब हम भाषा सीख लेते हैं तो हमें चार चीजें आ जाती हैं: सुनना, उच्चारण करना, बोलना और अभिव्यक्ति करना, मतलब दोहराना या फिर किसी से वार्तालाप करना। क्लियर बात। अनभिज्ञ और मुक्त का क्रम में से विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ क्या हो जाएगा? सुविज्ञ। मुक्त का हो जाएगा बंधन। ठीक है। क्षेत्रज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो 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 व्यंजन, दो अधिक मतलब अन्य दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। ओ का उच्चारण स्थान लिखिए। ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ माने गला और ओष्ठ माने होंठ। ठीक है। हम जब ओ और ओ बोलते हैं ना, तो हमें कंठ का और ओष्ठ का ही यूज करना पड़ता है, वो तभी बोले जाते हैं। बिना इनके यूज के या होठ के और गले के बिना नहीं बोले जाएंगे। ये रे ले वह किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ मतलब जो अंदर से ही आवाज आती है। य र ल व। ठीक है, इस तरह से बोल के भी हम चेक कर सकते हैं। अनुस्वार व्यंजन, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है। ठीक है। अनुस्वार उच्चारण झटके के साथ होता है। ठंडा, इस तरह से ठंडा, न की आवाज आ रही है ना, ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि, इस तरह से। लिपि को परिभाषित करना है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि को सॉरी, भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। क्लियर बात। अ, या मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। अब ये लिपि ही तो है जो लिखा हुआ है। ठीक है। हिंदी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। एक सफल भाषा शिक्षक में कौन एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा पूर्ण रूप से ज्ञान हो, प्रवाहमय वक्ता हो, प्रवाहमय मतलब अच्छे से बोले, मतलब अटके नहीं कहीं पे। शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, कहीं गलत ना बोले। वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। ठीक है। वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, तीन आवश्यक तत्व हैं। तथा के बाद तीसरा नहीं बताया इसमें। वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। वाक्य के तीन प्रकार हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य। उपेक्षा, अवहेलना। उपेक्षा और अपेक्षा का अर्थ लिखिए। उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना, निरादर करना, उपेक्षा करना। ठीक है। अपेक्षा करना, आवश्यकता। ठीक है। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द हो। एक शब्द लिखिए। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है? इस वाक्य के लिए एक शब्द। रेखांकित यानी कि कोई शब्द है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो ये रेखांकित है ना, मैं इन शब्दों के लिए एक लाइन लगा रहा हूँ, रेखाएं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो रेखांकित हो गया, उसे हम रेखांकित तो बोलेंगे। आकाश शब्द के चार पर्यायवाची शब्द: नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है। ओ किस प्रकार के अनुनासिक स्वर व्यंजन है, स्वर वर्ण है? ठीक है। संधि, संयोग शब्दों का विलोम शब्द। संधि, विग्रह। संधि का मतलब विग्रह, संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग होना। संयोग और वियोग, ठीक है, ये भी ऐसा ही। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। ठीक है।
ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व मतलब छोटे स्वर, ठीक है। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जैसे ई की मात्रा आ, बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। सुधा, सुधा मतलब अमृत, पेय जल, ठीक है। पेयरस, पंकज कमल, ठीक है। कारक किसे कहते हैं? कारक, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। कारक हमने संस्कृत में ही पढ़े हैं, ठीक है। कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक चिन्ह लिखिए, ठीक है। हमें याद भी होने चाहिए। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था जिसके द्वारा वाक्य उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका मतलब संबंध होता है। जैसे कि राम ने खाना खाया, खाना खाया, ठीक है। अब ये राम का जो संबंध है वो किसी सेंटेंस से है। राम ने खाना खाया, अब राम खाना खाया, अब इसका जो राम का संबंध है कौन करवा रहा है? ने करवा रहा है ना, ये शब्द करवा रहा है, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने। अब इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने, तो कर्ता कारक है इसके अंदर। क्लियर है बात? क्योंकि ये ने से प्रदर्शित करते हैं इसको। इतनी आई बात समझ में? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरह से। अपादान से अलग होना, ठीक है। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, ठीक है। अपादान से, अपादान कारक का है से, ठीक है। अपादान से अलग होना मैंने बताया था ना, संप्रदान के लिए, इस तरह से। अभिव्यक्ति के साधनों के, अभी हम इन सबको हम दीर्घ वाले में पढ़ेंगे, लघु क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने संस्कृत में भी करा दिया है वैसे। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। अभिव्यक्ति के साधन है मौखिक और लिखित रूप से। अभिव्यक्ति मतलब कि हम कम्युनिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब हम कुछ, हाँ, अपनी बोलचाल, अपनी बात किसी को कितने टाइप से पहुंचा सकते हैं, बोलकर या फिर लिखकर समझा सकते हैं, ठीक है। मोंटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? मोंटेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है, ठीक है। लेखन विधि के तरीके थे ना, 3 तरीके, 4 तरीके। कहाँ गया? ये रहा, लेखन शिक्षण की विधि। मोंटेसरी विधि ही लेखन शिक्षण है। क्लियर बात? मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बोर हो गया इसको देख देख के। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है बताइए? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों की समष्टि को ही भाषा कहते हैं। जब ध्वनि चिन्ह मिल जाते हैं तो भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्धारित करता है या निर्भर करता है? भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। क्लियर बात? क्योंकि वो ध्वनि संकेतों से ही मिलकर ही तो भाषा बनती है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। ध्वनि को जब हम सुनते हैं तो मतलब सुनने पर डिपेंड करता है, मतलब सुनने का कौशल है इसमें। सुनने का कौशल मतलब ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है, ठीक है। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुख से निकलता है स्वर कहते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, इस तरह से। कुल 11 स्वर हैं ये हमारे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसमें बड़ी की मात्रा होती है, और ह्रस्व स्वर इन्हें कहते हैं। ए, ई, उ, छोटे छोटे वाले, ठीक है, छोटी मात्रा। बड़ी दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। आ, ई, उ, ओ, इस तरह से। ए भी दीर्घ स्वर ही है, ठीक है इसमें। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वारा, स्पर्शी व्यंजन जब मुख द्वारा बंद करके खोलते हैं, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। कै, जब हम मुंह को बंद करके दोबारा खोलते हैं ना बोलते टाइम, तो वो ये अक्षर होते हैं, कै, खे, गे, घे, ड़े, चे, डे, ढे, पे, थे, धे, पे, बे, इस तरह से, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे। स्पर्शी तथा संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार खोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है। च, छ, जय, ठीक है, इस तरह से। भाषा कितने रूप हैं? लिखित और मौखिक, ठीक है। अग्नि, अमृत, गणेश के दो दो समानार्थी यानी कि पर्यायवाची। समानार्थी को बोलते हैं पर्यायवाची। अग्नि को अनल पावक, अमृत को पीयूष सुधा, गणेश को लंबोदर गणपति, ठीक है, पर्यायवाची हो गए। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं?
वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, मीनिंग हो, निरर्थक जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, ठीक है। वर्णों का वह मेल, जैसे कि मैं लिखता हूँ ताजमहल, ठीक है। अब ये ताजमहल का कोई मतलब तो है ना, ये अक्षरों से मिलकर बना है, वर्णों से मिलकर बना है, तो इसका मतलब तो है ना कुछ। ताजमहल किसके बारे में बात हो रही है, सब समझ गए। मेल को शब्द तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं, ठीक है। कोई कविता है, ठीक है, 4 लाइन की, 1, 2, 3, 4, तो इनको पद बोलेंगे इस तरह से। अंश, अंश व अंश में क्या अंतर है? अंश कंधा को कहते हैं, अंश भाग को कहते हैं, किसी चीज का भाग अंश, ठीक है। अंश कंधा, ठीक है। अज्ञ और अनमुख शब्द का विलोम शब्द, अज्ञ, विज्ञ, अनमुख और विमुख। भ्रंग, विटप, भ्रंग, विटप शब्द के दो दो पर्यायवाची, भ्रंग मधुकर और भौरा, विटप तरु पादप, ठीक है। विटप पादप पौधा, पेड़, वृक्ष जो भी है, ठीक है। श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है? श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है? श्रुत लेख का अर्थ तथा महत्व बताइए। श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। श्रुत लेख, श्रुत लेख मतलब जब हम कोई चीज हम सुनकर लिखते हैं तो श्रुत लेख कहलाते हैं। डिक्टेशन, जैसे हम स्कूलों में अपने क्लासेस में मैडम बोलती थी डिक्टेशन, तो हम अपने इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, तो हम लिखते थे कॉपी में, और बाद में मैडम चेक करती थी कि कहाँ हमने सही लिखा है, कहाँ गलती लिखा है, ठीक है। तो वो एक तरीका होता है सीखने का, सिखाने का, ठीक है, भाषा शिक्षण में, ठीक है। इंग्लिश में भी डिक्टेशन होती है, ठीक है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 से ही सुलेख, श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा, ठीक है। ये हमारे साथ हुआ है, मतलब बचपन में हमें सिखाया गया है ये चीज। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, ठीक है। शिक्षक बोलता जाता है, छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना है, मतलब अच्छे तरीके से लिखना है, गलत ना हो। लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है, ठीक है। क्षय, क्षय वर्ण किसके योग से बना है? क्योंकि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन क्षय, त्रैज्ञ, ठीक है, इस तरह से। और कै और क्षय से मिलकर बना है, ये हमें याद होना है। व्यंजन का अभिप्राय शब्द, अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों से टकराने के कारण अवरोधकता आती है, व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर का की मदद से उच्चारित होते हैं। ये इसमें कह रहा है व्यंजन, ये कह रहा है मुख से निकलती, जब हम मुख से निकलती है वो वायु, जब हम बोलते हैं कै, खे, कै, तो तरह तरह के व्यंजन है। तो कोई तालू पर अटकता है, कोई जीभ से बोला जाता है ना, कोई जीभ पर, कोई गले में, इस तरह से, उसी तरह से टाइप को, मतलब व्यंजन को टाइप किया गया है, बांटा गया है। हिंदी भाषा के कौशलों के नाम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। कौशल का मतलब है कि हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, उसे उसे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नहीं ना, बस 4 चीज की जा सकती हैं, कौशल यही है, ठीक है। अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, अड़े, अडे, अडे, मैं, न, ठीक है। इस तरह से जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार बंद करके खोला जाता है, यानी कि फिर से खुलता है मुख द्वार, किंतु नाक के द्वारा भी ये बोला जाता है, ठीक है। पार्श्विक किसे कहते हैं? पार्श्विक वर्ण का उच्चारण लिखिए। इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है, हवा दोनों ओर से निकल जाती है। ल, 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 ठीक है। जब हम ल को बोलते हैं तो मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है, ल, ठीक है। लुंडित, लुंठित, लुंठित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? इसमें मुख द्वार जीव को नाक, इसमें मुख द्वार, इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है, 2-3 बार खुलता रहता है। रे, रे, देखो रे बोल के देखो, रे, 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 ठीक है। 2-3 बार हो रहा है ना, जीभ हमारी वाइब्रेट करती है मुख पर, मुख के द्वार पर, ठीक है। जीभ की नोक जो है, ठीक है, इस तरह से ही मतलब लुंठित और लोड़ित हो गए। अर्ध अर्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध स्वर, इनको बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा रहता है, ये वह, ठीक है, इस तरह से हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती, ये वह। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? अक्षर समूह वर्णमाला, हमने पढ़ लिया। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? देवनागरी लिपि सुंदर, स्पष्ट है, मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए जो यूज हो रही है वो देवनागरी लिपि है। अभी देवनागरी लिपि ही तो है ये, जो है सब लिखा हुआ है हिंदी, और कुछ नहीं है, यही देवनागरी लिपि है, ठीक है।
क्लियर बात। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का कौन सा माध्यम है? भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। जब मुझे कोई भाषा नहीं आएगी तो मैं अपने विचार और थॉट्स को कैसे आदान प्रदान कर सकता हूँ? किसी की लैंग्वेज में तो बोलना पड़ेगा, आ ऊ करके कुछ तो बोलना पड़ेगा। ठीक है। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? मन के भावों को बोलने के लिए मौखिक भाषा। ठीक है। जब हम मन मन के भावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा साधन है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? ये हमने पढ़ लिया, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा है। जब हम मतलब अपने मन के भावों को, मनोभाव मतलब अपने मन के भाव कैसे प्रकट कर सकते हैं? ठीक है, मौखिक भाषा से बोलकर प्रकट करना। ये बोलकर प्रकट करने की बात कर रहा है। ठीक है, बोलकर मतलब मौखिक। और लिखने की बात करेगा तो लिखित भाषा से। ठीक है, लिखकर। पढ़कर व लिखकर विचारों को आदान प्रदान करने, आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा द्वारा किया जाता है। क्लियर बात। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। अब इस कल का अर्थ इतने इतने अर्थ हैं इस कल शब्द के। ठीक है, इसे हम अनेकार्थी कहते हैं। पर्यायवाची समानार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है कि उस शब्द के दो अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। और पर्यायवाची यानी कि एक ही मीनिंग के कई शब्द, है ना, एक ही मीनिंग के कई शब्द। समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले कई शब्द जो होंगे वो समानार्थी कहलाएंगे। एक सा अर्थ व्यक्त करने यानी कि एक ही मीनिंग शो करने वाले कई अर्थ अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जल को हम नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं, पानी कहते हैं, आदि नाम से जाना जाता है। क्लियर बात। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द क्या है? यश का पर्यायवाची कीर्ति है, भास्कर का पर्यायवाची सूरज है। ठीक है। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों व स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है। ठीक है, यानी कि रुष्ट पुष्ट दुष्ट, मतलब थोड़ा तुकांत लग रहे हैं ना, तुकांत लास्ट में एक जैसी वो आ रहा है ना, इसमें फील आ रहा है। ठीक है, रुष्ट पुष्ट, टोंक पोंक, अंडा पंडा, संडा डंडा, कंडा मंडा, इस तरह से, है ना, तो ये तुकांत होते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किसे कहते हैं? भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त, सुंदर बनाने हेतु वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने को शब्द का एक शब्द कहा जाता है। जिसने विवाह न किया हो अविवाहित, जिसकी कोई उपमा उपमा ना हो अनुपम। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट यहाँ पर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत करते हैं इसी वीडियो में ही। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अयोग वहां से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है न व्यंजनों में, अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है न व्यंजनों में, अयोगवाह कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, अंग, अंग, अंग और है, इस तरह से। इन्हें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, क्लियर बात। अंग और अह अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण से वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर एवं व्यंजन के दोनों गुण पाए जाते हैं, क्योंकि अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों होते हैं। ठीक है, लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख के महत्वपूर्ण। लेखन कला, सुलेख मतलब वही डिक्टेशन जो हमने पढ़ा है ऊपर। सुलेख का उद्देश्य सुंदर लेखन में लिखना होता है। सुलेख मतलब कि सुंदर लिखना और स्पष्ट लिखना। सुन लेखन कला को कुशल बनाने के लिए सुलेख का बहुत महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे हुए वाक्य पढ़ने में, समझने में, देखने में अच्छे लगते हैं। क्लियर बात। हाइलाइटर थोड़ा यूज करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि
भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी। भद्दा लेख मतलब गलत लेख, यानी कि अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, खराब राइटिंग ना होनी चाहिए, अधूरी पढ़ाई की निशानी है। किसने कहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अभी हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, सुधारनी चाहिए हमारी राइटिंग। तुम में से किस किस की राइटिंग गंदी है, सुंदर नहीं है, बताओ। सब बच्चे कमेंट में बताएंगे मुझे। शुद्धता का, और मतलब जिसकी भी सुंदर नहीं है वो अपना क्या करेंगे, सुंदर बनाएंगे उसको प्रैक्टिस करके। शुद्धता को प्रथम वरीयता देनी होगी, उसके बाद स्पष्टता, उसके बाद सफाई का महत्व, ठीक है। अशुद्ध उच्चारण कौन कौन से कारण है? अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण? अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना, कोई ध्वनि हम गलत लिख देंगे या कुछ मात्रा वगैरह हटा देंगे, ना लिखेंगे तो वो गलत उच्चारण होगा उसका फिर। ध्वनि प्रकृति, किसी ध्वनि का अल्प अति उच्चारण करना। कोई छोटी ई की मात्रा है तो उसमें बड़ी ई लगा दी, है ना। छोटा ऊ है तो उसमें बड़ा ऊ लगा दिया। इस तरह से ध्वनि प्रकृति, अल्प या ज्यादा कर देना, कम या ज्यादा कर देना। ध्वनि विपर्य, किसी ध्वनि को उल्ट पुल्ट कर देना, उल्टा सीधा कर देना। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना। शारीरिक विकृति जैसे होंठ, दंतक्षय, कोमल तालु अभाव, लघुत्व, इस तरह से मतलब जैसे हम छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मतलब छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं, हकलाकर बोलते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, तो वो इसी वजह से बोलते हैं ना। शारीरिक विकृति मतलब उनमें होती है शुरू शुरू में, तो मतलब ठीक से बोल नहीं पाते, तो वो उच्चारण का अशुद्ध रूप है ना वो भी। होंठ का, दांत दंत क्षय, किसी का दांत टूट जाता है तो वो थोड़ा वो भी असर करता है उसमें। क्लियर है बात। अनुनासिक स्वर क्या होता है? जब मुख द्वारा, जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विभाग भी खुलता है तो स्वर निकालते हैं। अनुनासिक मतलब नासिक मतलब नाक, इस तरह से याद रख सकते हैं। नाक का भी इसमें यूज होता है। अड़े त्रे अणे, ने में, इस तरह से। अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? पूर्ण विराम का अभिप्राय, अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जैसे दोनों कब बता रहा है, अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं, पहले पूर्ण विराम देख लेते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग जब पूर्ण रूप से रुकना या ठहरना होता है। जैसे अब हम यहाँ पे इस सेंटेंस को पूरा करके ठहर गए तो ये क्या हमारा पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले, अंतिम गति अंतिम लेकर विराम ले, वहां पूर्ण विराम का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे सोहन खेलता है, ये सेंटेंस खत्म हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। राम और श्याम विद्यालय गए थे, ये हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अल्प विराम में क्या होगा? अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते और बोलते समय कुछ देर रुकने हेतु किया जाता है। कविता, गीता और माया अपनी कक्षा में प्रथम आए, ठीक है। इस तरह से पढ़ते हैं। सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं? जब ये अल्प विराम और फुल ये होते हैं, फुल स्टॉप और पूर्ण विराम। मेरे पिताजी जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण आगरा हो गया है, ठीक है। यानी कि मैं थोड़ा रुक भी रहा हूँ ना, मेरे पिताजी जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण आगरा हो गया है, इस तरह से यहाँ तक। क्लियर बात। इस तरह थोड़ा हल्का रुक के बोलते हैं, अल्प विराम का यूज होता है वो, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? बोलते हैं तो कैसे उसका यूज होता है? बच्चों को चित्र का ज्ञान कर उनमें चित्र पाठन, पाठन, कहानी पाठ, कविता पाठ, मौखिक अभिव्यक्ति। बच्चों को का ज्ञान कर उनमें उनसे उनमें संबंधित प्रश्न पूछने, चित्र ऐसे होने चाहिए उनका कुछ अर्थ निकले, ठीक है। नैतिक कहानियों के चार्ट वगैरह बच्चों को उनके चार्ट पर कहानियां वगैरह दिखाकर, कहानी पाठ जैसे कि कहानी वगैरह सुनाकर, ठीक है। कल्पना वगैरह करके, कविता वगैरह करके, ठीक है। ये पढ़ लेंगे। अभिनय वगैरह, अभिनय का अनुसरण मतलब कि नाटक वगैरह करके। वाद विवाद मतलब कि वाद विवाद से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है, बच्चों की झिझक संकोच कम होता है, जिसे डिबेट बोलते हैं, जैसे वाद विवाद डिबेट, ठीक है। डिबेट करते हैं ना बच्चे, दो ग्रुप में बच्चे हो जाते हैं, चार बच्चे इधर, चार बच्चे इधर, फिर वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं लेखन शिक्षण की? ठीक है, इसको पढ़ लेंगे हम, ठीक है। पढ़ लेना इसको भाई, छात्रों को पढ़ना लिखना लेखन विधि का पढ़ लेंगे तो इसका समझ में आ जाएगा हमें।
लिखने की शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी थी? रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षण विधियाँ मोंटेसरी द्वारा, अनुसरण द्वारा, पेस्टलोजी द्वारा, मनोवैज्ञानिक द्वारा। इसको देख लेते हैं रेखा विधि। अधिकांश देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएँ नी खींच खींचने लगते हैं। इस प्रकार की तिरछी पड़ी सीधी बड़ी रेखाएँ आनंद की प्राप्ति होती है। अतः बच्चों के इस प्रकार की रेखाएँ आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगे तो अक्षरों का पहले जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे ही तो सिखाते हैं भाई ऐसे लिखो, ऐसे रेखाएँ सिखाते हैं ना उनको, है ना? फिर बाद में फिर छोटे बच्चों को रेखा विधि, ठीक है? लिखने की पूछ रहा है, लिखने की किस तरह से हम लिखने की शिक्षा दे सकते हैं। मोंटेसरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों इस प्रकार है। पहले बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराते हैं कि लेखनी पेन कैसे पकड़ना है, पेंसिल कैसे पकड़नी है। यह अभ्यास कार्य कागज पट्टी पर रेखागणित की विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवाकर ही किया जाता है। बालकों को अक्षर का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर देखो रेगमाल, अच्छा बच्चों के अक्षरों का आकार पर उंगली फेरते हैं, ठीक है। रेगमाल मतलब जो ऐसे करके लिखा हो, ऐसे वो जो ना उठे उभरे हुए होते हैं इस तरह से बिंदु से, और हम उंगली रखेंगे तो पहचान लेंगे उसको, इस तरह से महसूस कर लेते हैं। धीरे धीरे उक्त रेगमाल पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगता है, ठीक है, इस तरह से। अनुकरण करना, अनुकरण मतलब कि किसी को देखकर पढ़ना, ठीक है। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु अध्यापक श्याम पट्टी यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। बच्चों की पट्टी पर बड़े अक्षरों का सुड़ेल अक्षर पर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे गए अक्षर की भांति अक्षर लिखता है, वो अनुकरण कहलाता है, मतलब उसको रिपीट करना, कॉपी करना, ठीक है। पेस्टलोजी पेस्टलोजी विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर जाया जाता है, ठीक है। सरल से जटिल की ओर उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियां विभिन्न टुकड़ों में बांट ली जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना की जाती है, ठीक है। ये हम पढ़ लेंगे मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा, ये भी पढ़ लेंगे। इसको पढ़ लेना भाई बच्चों। छात्रों प्रकार किया जा सकता है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लिखित अभिव्यक्ति के लिए विकास के लिए निम्नलिखित रूपों का शिक्षण तथा अभ्यास जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज का अभ्यास जरूरी है। इसको पढ़ लेंगे। अशुद्ध उच्चारण हेतु ध्यान रखने बातें क्या क्या हमें अशुद्ध उच्चारण की बातें हैं। प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग कर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके समक्ष हमें शुद्ध भाषा का यूज करना चाहिए। उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। जब हम कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको मतलब सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए ताकि उन्हें आसानी रहे। प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए, ठीक है। यानी कि अगर वो बोल नहीं पा रहा है, शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहे, तो उस शब्द को तोड़ तोड़ कर हम बोल सकते हैं। री शय और शय ज्ञ वर्णों में से शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। इनका शुद्ध उच्चारण जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते तथा बोलते समय मध्य में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध रूप से के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। ये कह रहा है कि बीच में पढ़ते या बोलते समय टोकना नहीं चाहिए क्योंकि अशुद्ध रूप होता है। आदर्श उच्चारण के आधार पर आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की मदद से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे टेप पहले से तैयार रहने चाहिए जिन्हें सुनकर सभी फिर प्रतिभागियों से उसी प्रकार उच्चारण करने हेतु कहा जाए, ठीक है। अड़य डय उच्चारण का अभ्यास कराया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें पता नहीं होता अड़य है और डय है। संयुक्ताक्षरों के उच्चारण पर कै ज्ञानी के जय कै, ठीक है। ज्ञानी में कै को इसको हम तोड़ेंगे तो जय और अणय का बनेगा गे ज्ञानी, ठीक है। क्षय से क्या बनेगा क्षय और क्षय, ठीक है। तो इसको कोई क्या पढ़ेगा, इसको क्षमा पढ़ेगा कोई इसको, लेकिन क्षय है क्षय, ये वाला क्षय है ना, क्षय क्षेत्र वाला, या फिर क्षय में क्षमा,
इस तरह से, ठीक है। लेकिन कोई पढ़ेगा क्षमा क्षमा, लेकिन क्षमा ये वो चीज नहीं है, ये वो शब्द नहीं है ना क्षमा, ठीक है। क्षमा होता है क्षमा, कै हल्का सा कै, ये रहा ना आधा कै, क्षमा, ना कि क्षमा, ठीक है। मिश्रित मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है? मिश्रित वाक्य का अभिप्राय एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। जिन वाक्यों में एक प्रधान एवं अन्य आश्रित उपवाक्य हों, दोनों आदि योजकों द्वारा मिश्रित उपवाक्य कहा जाता है। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान तथा एक, अच्छा ये कह रहा मिश्रित वाक्य जब दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, यानी कि किसी चीज से एक प्रधान, एक मेन होता है, एक आश्रित होता है। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है। यानी कि ये प्रधान है, ये मेन सेंटेंस है, और ये आश्रित है, ये आश्रित है इस पर, ठीक है। तो सफल बनोगे, सफलता प्राप्त करोगे कि कब करोगे? जब परिश्रम करोगे, ठीक है। कोष्ठक को उदाहरण सहित समझाइए। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित विषयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्रम सूचकांक, सूचक अंकों या अक्षरों के साथ दिशाएं चार होती हैं। इस तरह से जब हम चार दिशाएं बताते हैं तो कोष्टक में दर्शाते हैं इससे ए बै से द, ठीक है। कभी कभी वाक्य के प्रवाह के भिन्न अव्ययात्मक शब्दों को कोष्टक में दर्शाते हैं, यानी कि भरत, भरत का मतलब क्या? दशरथ के पुत्र, इस तरह से हम कोष्टक करके दर्शा देते हैं। क्लियर बात? बड़े तपस्वी थे, ठीक है। विवरण चिन्ह को दर्शान उदाहरण सहित समझाइए। विवरण हेतु विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। इस तरह से मतलब विवरण चिन्ह, ये कह रहा है संज्ञा, ये कह रहा है कि जब हम किसी विषय या बातों को समझाने के लिए निर्देश हेतु विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई निर्देश या फिर किसी चीज को समझा रहे हैं। जैसे संज्ञा के तीन प्रमुख भेद हैं, अब तीन प्रमुख भेद बताएगा ना ये, तो इसने क्या लगा दिया, इस तरह से विवरण चिन्ह लगा दिया। विवरण बता रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसकी जगह पर डैश से काम चल जाता है। अब इसकी जगह पर हम ऐसे करके डैश लगा देते हैं, जैसे ये लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हंस पद को उदाहरण सहित समझें। ये हंस पद होता है, ठीक है। हंस पद, ठीक है। हंस पद मतलब जब कोई शब्द, हंस पद ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं। जब लिखने में भूल से कोई शब्द पदबंध छूट जाता है तो उसे दिखाने हेतु ये चिन्ह लगाया जाता है, तो हंस पद कहलाता है। अब राकेश अच्छा लड़का है। अब मैं कुछ शब्द भूल गया, बहुत ही लिखना भूल गया मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे करके डैश लगाऊंगा और ऊपर लिख दूंगा, जगह बच रही होगी तो बहुत ही, तो इसका मतलब ये हो जाएगा राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है, इसका मतलब ये हो जाएगा। क्लियर बात? समोच्चारित, तो अगला क्वेश्चन है समोच्चारित भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द समानार्थी शब्द में अंतर स्पष्ट करने। समोच्चारित मतलब कि जिसका समान उच्चारण होता है लेकिन भिन्न अर्थ देते हैं, ठीक है। समानार्थी यानी कि समान अर्थ देते हैं। अब ये दो तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे, एक ही होगी, एक ही होगी। समोच्चारित समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समोच्चारित वे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेता है, ठीक है। अंश और अंश, दोनों, अंश लिख रहा है अंश, और ये अंश, अंश, ठीक है। बोलने में भी थोड़ा डिफरेंस है। और ये अति, ठीक है, और इति, अति इति, ठीक है, इस तरह से। अब इनका बोलने का तरीका अलग है लेकिन दिख तो एक ही रहे हैं, लग एक से रहे हैं, और इनका मीनिंग भी अलग है। अंश मतलब भाग, किसी चीज़ का अंश हो जाएगा कंधा, ठीक है। अति, बहुत, इति, समाप्त, ठीक है। एक दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर बात? और एक होता है समानार्थी शब्द, समोच्चारित और समानार्थी, ठीक है। एक अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जल को हम नीर कहते हैं, वारी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, ठीक बात। अग्नि को हम अनल कहते हैं, पावक कहते हैं, आग कहते हैं, ज्वाला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अनुस्वार अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अनुनासिक, अनुस्वार और ध्वनि में क्या अंतर है? अनुस्वार अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार अंकी बिंदी को बोलते हैं, अनुनासिक चंद्रबिंदु को बोलते हैं, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। ठंडा, न से निकलते हैं, ठंडा, न से निकलती है ना, नाक से निकलती है ना अंकी बिंदी, ठंडा, कंचन, है ना। और अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। कितना अंतर है देखो। अनुस्वार में
वायु नाक से निकलती है सिर्फ, ठीक है। ठंडा, अन ऐसे करके न की आवाज़ आ रही है। अब जो और अनुनासिक में वायु से भी निकलेगी और मुख से भी निकलेगी। क्लियर बात? कैसे? चाँद, चाँद, बूँद, है ना? बूँद, कुँवर, आँख, इस तरह से मुँह से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, लिखना सिखाने में ध्यान देने हेतु दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, या फिर लेखन शिक्षण की दो विशेषताएं। लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? बैठने का ढंग ठीक होना चाहिए, दूरी कैसी होनी चाहिए, कलम पकड़ने का तरीका, शुरू रेखा, ठीक है। बच्चों को लिखना सिखाने से पहले सीधे बैठने का अभ्यास कराना चाहिए। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा आंखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी, पीठा, टेबल आदि ना हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं कंधे पर स्टेल या कॉपी रखकर लिखना चाहिए। वज्रासन में बैठकर दाएं कंधे पर स्टेल या कॉपी रखकर लिखना चाहिए। दाएं कंधे पर स्टील कॉपी कैसे रखेंगे, समझ में आया? कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए। अच्छा, ये बोला है ना, कॉपी आधार पर रखनी चाहिए। आधार भी सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। गलत नहीं लिखना चाहिए, टेढ़ा करके नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। सीधा करके रखना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं ना लोग, लेकिन हमें सीधा लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अपना टैब ओपन किया हुआ है तो इसमें सीधा रखा हुआ है ना। दूरी, सीधे बैठकर पटिया, स्लेट या कॉपी को आंखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। कलम पकड़ने का तरीका, कलम को उचित ढंग से पकड़ना चाहिए। कलम तर्जनी मध्य अंगूठे के बीच हो, बीच से 1 इंच ऊपर हो। कलम पकड़ने के तरीके कई कई अलग अलग होते हैं लोगों के, है ना। बच्चे द्वारा कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके, ठीक है। उंगलियों से इस तरह पकड़नी चाहिए ताकि शब्द को, अक्षर को बनाने में कोई कठिनाई ना हो, है ना। हाथ को कनिष्ठा के सहारे पुस्तक पर घुमाया जाना चाहिए। इस तरह से हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। शिरोरेखा, वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। अब ये जो दाहिना शब्द लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो लाइन है ना, ये शिरोरेखा है। शिरोरेखा जैसे इसी को तो कहते हैं राजू, ठीक है। इस तरह से अब ये नाम है, इसके ऊपर क्या है? शिरोरेखा है ये। शिरोरेखा की लंबाई पूर्ण वर्ण के दोनों और वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है शिरोरेखा की लंबाई पूर्ण वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिनी ओर लिखे जाते हैं। वर्ण किधर से इधर से इधर की तरफ लिखे जाएंगे ना, वर्ण ऐसे करके तो लिखेंगे ना। तो वही बोल रहा है, वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए, ठीक है। देवनागरी, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मात्रा शिरोरेखा लगाने के बाद तब मात्रा करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सब ऐसे करके सुडोल बाद में लगते हैं, ये सब। क्लियर है बात? अक्षर की सुडोलता, ये अक्षर सुडोल होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। अब इसके तरीके बोल रहा है। कै वर्ण को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए, कै के मध्य की पाई बाईं ओर का भाग बाईं ओर के पाई के बीचों बीच शुंडिका दाहिनी ओर मध्य भाग से निकालकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। इस तरह से, मतलब, ठीक है। ये दोनों तरफ बराबर है ना, इस तरह से मोटाई बराबर होनी चाहिए, दोनों ओर की मोटाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कै कोई ऐसा बनाए, कोई कै छोटा बना दे, कोई ऐसा बना दे, कोई ऐसा बना देगा। तो ये कह रहा है कि कै बराबर बनना चाहिए, ठीक है। खे बनाते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि खे में रै का निचला सिरा व बै के निचले सिर भाग को जोड़कर अक्षर बनेगा। जैसे रै बनाया और वै बनाया, इसको हम कैसे बनाएंगे? रै का सिरा इस तरह से, निचला सिरा इससे बन जाएगा जुड़ के, ठीक है। जोड़कर खे बनेगा। खे शुद्ध रूप है तथा रै व अशुद्ध रूप है। ये रै व बना हुआ है ना, तो ये अशुद्ध है। खे ऐसे बनेगा, इसको जोड़ देंगे तो ठीक है बात। ऐसे खे रै गोश खरगोश, ठीक है। गे गे में एक छोटी और दूसरे और
थोड़ी बड़ी पाई और छोटी लाइन में एक गोली कुंडी बनाई जाती है इस तरह से। क्लियर बात? ऐसे छोटी, ऐसे गोली कुंडी, एक बड़ी पाई, इस तरह से क्या बन जाता है फिर वो। मतलब बनाने का तरीका बताया गया है इसमें किस तरह से बनती है। घ वर्ण को बनाने के लिए घ के दो मोड़ों में पहला मोड़ पाई के आधे भाग और दूसरा मोड़ भी आधे भाग से प्रारंभ होकर नीचे की कड़ी पाई से थोड़ा ऊपर की ओर रहेगा। इसके अंत पाई दोनों मोड़ों से थोड़ा सा नीचे रहेगी। ठीक है, ये कह रहा है कि इस तरह से ऐसे नीचे से थोड़ा ऊपर घ बन जाएगा। अड़े की आकृति 3/4 भाग में ही होगी। च च पाई के बीच भाग में लिखा जाता है। च पाई के बीच में, ठीक है। जय भी ऐसे ही लिखा जाएगा, छः भी ऐसे लिखा जाएगा। छः लिख कर देख लेते हैं। छः इस तरह से पाई के बीच में, ये पाई का बीच होता है ना, यहाँ पे पाई है इस तरह से। छः का पहला मोड़ के अर्धभाग तथा दूसरा मोड़ मध्य के ऊपर निचली पंक्ति को छूता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जाकर मध्य में के मोड़ को स्पर्श करता है। ठीक है, इस तरह से नीचे की पंक्ति को ऐसे छूता हुआ मध्य के मोड़ को ऐसे ऊपर की पंक्ति को पुनः नीचे की ओर मुड़ जाता है, जाकर मोड़ को स्पर्श करता है और पुनः नीचे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से ऐसे यहाँ ऐसे छू कर जाएगा और फिर ऐसे नीचे मुड़ जाएगा। ये वो बात बोल रहा है। ठीक है, तरीका बताया है किस तरह से हम अक्षरों को बना सकते हैं, वर्णों को बना सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, उचित दूरी, वर्णों की उचित दूरी, वर्णों, मात्राओं, शब्दों, विभक्तियों आदि की उचित दूरी, मतलब ठीक हो, ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा पास हो। वर्णों की दूरी, वर्ण के मध्य 1 पाई की दूरी होनी चाहिए। वर्ण के मध्य 1 पाई की दूरी, वर्ण और मात्रा के मध्य में 1 पाई की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, शब्द से शब्द की दूरी 2 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर बात? जैसे राम सीता, दो वाक्यों के मध्य की दूरी विराम चिन्हों को छोड़कर पाई 4 पाई की दूरी के बराबर होनी चाहिए। यथा राकेश आओ, राकेश आओ, मोहन आओ, इस तरह से इसको पढ़ लेंगे, कोई ठीक है, बड़ी बात नहीं है। हिंदी शिक्षण में श्रव्य और दृश्य साधनों का प्रयोग से क्या लाभ है? ठीक है, ये हमें बताना है। हिंदी शिक्षण में पाठ का जो अंश व्याख्यान द्वारा पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको भी इतना बड़ा कुछ वो नहीं, हिंदी है, क्या ही समझाऊँ इसमें, इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, आँख, समानार्थक शब्द, आँख का नयन हो जाएगा, अश्व का घोड़ा हो जाएगा, समुद्र का सागर, सूर्य का दिनकर। अनुलेखन श्रुतलेख, ठीक है, अनुलेखन का तात्पर्य उस लेख से है जो छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है। सुनकर लिखने वाले को श्रुतलेख कहते हैं। ठीक है, शिरोरेखा किसे कहते हैं? शिरोरेखा किसी अक्षर के वर्ण के ऊपर जो लाइन लिखी जाती है, लगाई जाती है, वही शिरोरेखा। 2 पाई के बराबर शब्द से शब्द के बीच की दूरी होनी चाहिए, इस तरह से। ये सब पढ़ लेंगे इसको भी। ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति, ये भी पढ़ लेंगे। ऊष्म व्यंजन हमने बता दिया क्या था। विलोम तुकांत शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तुकांत शब्द जिनके वर्ण मतलब एक जैसे होते हैं, उच्चारण करने में, बात, रात, मान, जान, शौर्य, मोर। समानार्थी यानी कि जिसके किसी शब्द के अलग अलग अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, समानार्थी मतलब समान अर्थ होते हैं, किसी शब्द का समान अर्थ रखने वाले अन्य शब्द। ठीक है, सूर्य को हम क्या कहते हैं? दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, इस तरह से। अनुस्वार, अनुनासिक जो नाक से बोले जाता है, नाक से वायु निकलती है। ठीक है, और अनुनासिक जो नाक और मुख से दोनों से निकलती है, दोनों में अंतर। ठीक है, ये हमें बता देना। चंद्रबिंदु अनुनासिक होता है। ठीक है, और अंक बिंदी ये जो अंगूर वाला होता है, ये अनुस्वार होता है। लिख देंगे, इसको पढ़ लिया था हमने। और पढ़ लेंगे हिंदी भाषा का परिचित ध्वनियाँ कितने कौन कौन सी होती हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, स्वर में स्वर होते हैं 11, अयोगवा 2 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। तो ये हमारे टोटल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 अक्षर होते हैं। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण में डह और ढह, संयुक्त व्यंजन क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, श्रेय बोलते हैं इसको, श्रमिक वाला। ठीक है, ये 4 होते हैं, याद रखना। संयुक्त व्यंजन हमेशा 4 होते हैं। अयोगवा हमारे 2 होते हैं, हम और है। और व्यंजन कै, ख, ग, कैसे लेके है तक। और ये कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, तय वर्ग हो गया, वर्ग में बांटे गए हैं। अंतस्थ व्यंजन हो गया,
ऊष्म व्यंजन हो गए, ठीक है। कभी कोई कोई हमसे ये पूछ सकता है कि ध किस वर्ग में आता है, ठीक है। ध तो हमें याद होना चाहिए तय थे द तय ध तय तय थे दे ध न, इस तरह से तो तय वर्ग में आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये रह ल व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन श है। द्विगुण व्यंजन कुछ, अच्छा द्विगुण ये हो गया। कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई हैं, आगत ध्वनियाँ कहा जाता है उन्हें, ठीक है। जैसे ये जय के नीचे ऐसे लगा देते हैं, ज़ हल्का सा नुक्ता बोलते हैं इसको, ठीक है। फ़ जैसे तथा फ़ अरबी भाषा में लिखा जाता है, ओ अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है, ठीक है। इन्हें क्रमशः नुक्ता, अर्धचांद ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। अर्धचांद यही तो होगा। अब यहाँ पे बिंदी होती तो चांद चंद्र बिंदु होती, अर्धचांद इसको बोलते, बिंदी हटा देंगे तो जैसे ओ, इस तरह से ओ। क्लियर है बात? ज़ जैसे बनेगा ज़, इस तरह से जय में नुक्ता होता है, इसको नुक्ता कहते हैं, ठीक है। ये पंचम वर्ण कहलाते हैं, अड़े अणे अड़े में नुक्ता अर्ध चंद्र बिंदु कहलाती है, ठीक है। ये क्या लाइन है, ये कहाँ से आ गई है फिर? द्विगुण व्यंजन है क्या ये? अच्छा ये द्विगुण व्यंजन होंगे। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। इन्हें भाषा में ये भाषा में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। वर्णों का क्रम से उच्चारण लिखिए। वर्णों का उच्चारण, ठीक है। अब देखो वर्णों का उच्चारण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन भेद बताइए। उच्चारण स्थान, ठीक है। छात्रों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित उचित ध्वनि निर्गम से परिचित कराना जरूरी है, ताकि वे उच्चारण ध्वनि संबंधी भूल न करें। उच्चारण वर्णों का वितरण अग्र प्रकार दिया गया है, यानी कि यहाँ दिया गया है। कंठ है जो कंठ से, ठीक है, गले से निकलती है, इस तरह से। इस स्वर में ये होते हैं और उस व्यंजन में ये होते हैं, कै खे गे गे। तालु जो तालु से हम बोलते हैं ना, ई च छ ज, इस तरह से हम बोलेंगे तो ये तालु को हमारे स्पर्श करते हैं। मूर्धा से निकलते हैं, मूर्धा री टे ठे डे। बोल कर देखो तो हम तरह तरह के बोलेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारे ये अक्षर बोलते टाइम हमारी जो जीभ है किस तरह से हम उसका यूज़ कर रहे हैं। दंत या दांत से बोलने वाले स्वर कुछ नहीं है। तै थे तै, जब हम इसको बोलते हैं तो ले से, इस तरह से, तो ये तै तै मतलब जीभ से हमारी दांत को टच कर रही है, ठीक है। ओष्ठ होंठ, ठीक है। होंठ से ऊ पे फे बे, जब हम ऊ बोलते हैं स्वर में तो ऊ हो जाएगा। और व्यंजन में पे फे बे भे जब हम बोलते हैं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजन हो जाएगा जो हमारे होंठ से बोले जाते हैं। अनुनासिक और नासिक, ठीक है। नासिक यानी कि नाक, अंग बोलेंगे अड़े अड़े में, इस तरह से नाक से हो जाएगा। कंठे तालु, कंठ और तालु से ए और ओ और ओ, इस तरह से। कंठ और तालु का यूज होगा ए और ए बोलने में। कंठ और होंठ का यूज होगा ओ और ओ बोलने में, ठीक है। स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर कहते जिन ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। छोटी ई बड़ी छोटा ए बड़ा छोटा ए छोटी ई और छोटा ऊ और री, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ये ह्रस्व स्वर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये छोटा ए जो है ये भी बड़े दीर्घ स्वर में है, ठीक है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं किसे? ओम, जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम, ठीक है। ओम में इस तरह से ये बनता है ना, इस तरह से, ये जो बना हुआ है राम, इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, हमारा प्लुत स्वर है, जो कि मतलब प्लुत का मतलब होता है गायब, ठीक है। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों से 3 गुना समय लगता है। ओम इस तरह से, राम इस तरह से, है ना। तो ये इनसे ज़्यादा समय लग रहा है, प्लुत स्वर कहलाते हैं ये। लेकिन वर्णमाला में नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, ये हमने देख लिया भाई। इसको पढ़ लेना वर्णों को पढ़ते समय। स्वर किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया, स्वर किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, ये पढ़ लेंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इन 33 होते हैं व्यंजन, ठीक है। स्वर हमारे 11 होते हैं।
उच्चारण में हवा इन इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है, सिर्फ स्पर्श करती है। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फै वर्ग विभाजित होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, जो अंदर से हवा निकलते हैं बिना रगड़ खाए। ये, रे, ले, वे, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन मतलब कि जो स्पर्श कर रही है, स्पर्श मतलब कि जो हवा निकल रही है तो वो हमारे मुख के अंगों को, मुख के उच्चारण स्थलों को स्पर्श करके निकलते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब कहाँ कहाँ से स्पर्श करती है, तो वो चीज़ हमने पढ़ लिया। कै वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, तालु, कांठे, इस तरह से मूर्धा वगैरह। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। जीभ हमारे किसी भाग को क्या नहीं करती है, टच नहीं करती है, छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है, और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से निकलती है। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, बै, ठीक है, ये, रे, ले, बै, ठीक है। इनको बोलते टाइम ना तो जीभ हमें किसी भी चीज़ को टच कर रही है और ना ही हवा किसी चीज़ को टच करके निकल रही है, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन ये मैंने बता दिया, ऊष्मा निकलती है जब हम बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सब, ठीक है। हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, हिंदी वर्तनी शिक्षण, लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट करेंगे। हिंदी भाषा की वर्तनी अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं। शुद्ध लेखन का अभिप्राय लेखन संबंधी अशुद्धियाँ ना करने से है, यानी कि शुद्ध लेखन का अभिप्राय क्या है कि लिखते टाइम अशुद्धियाँ ना हो, यही मतलब है। इसके लिए 3 बातें क्या क्या हैं। अशुद्धियों के प्रकार, अशुद्धियों के प्रकार, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई तरह की हो सकती हैं। उनमें से कुछ प्रकार हैं। पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, बै, वे, क्षय, क्षय, और यही है ना कि क्षय हम कैसे लिख रहे हैं, क्षय कैसे लिख रहे हैं, ये अशुद्धियाँ है ना। अगर हम इनको एक जैसे समझेंगे सबको तो गलत हो जाएगा ना हमारा। ये सब पहचान होनी चाहिए किस तरह से हम बोल रहे हैं, ठीक है। बोलते टाइम और लिखते टाइम दोनों। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है। विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। विस्मयादि बोधक भावों को प्रकट करने हेतु, जैसे भय, शौक, डर, डरते हैं, हाय ये क्या हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो विस्मयादि बोधक। और जैसे अरे, अरे लिख कर मैं ऐसे कर दूँ, अरे। अग्नि, अमृत, गंगा, गुरु का एक एक समानार्थक शब्द लिखना है, ठीक है। अग्नि का आग हो जाएगा, अमृत का पीयूष हो जाएगा, ठीक है, गंगा का सूरसरी हो जाएगा, गुरु का अध्यापक या शिक्षक हो जाएगा, ठीक है। रे वर्ण कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। रे वर्ण को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे पुनर्जन्म, रे, रे को ऐसे ऊपर ऊपर वाला होता है रे, और ग्रहण और एक नीचे होता है, ठीक है, गैर रे, ऐसे आधा करके। क्लियर बात। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करना है, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, जैसे संगोष्ठ व्यंजन। संगोष्ठ व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्त नहीं होता जब तक जीवा उस स्थान तक पहुंचती है जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके 2 भेद हैं, पूर्ण सघोष और अपूर्ण सघोष, ए, आ, ई, ठीक है। इस तरह से अपूर्ण घोष में घोष जारी नहीं रहता। यह घोष उच्चारण के आदि, मध्य, अंत भाग में होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों के निम्नलिखित भेद हैं। द्योष्ठ, दंत्योष्ठ, दंत्य, कंठ्य। इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों होठों का प्रयोग होता है। द्योष्ठ मतलब दोनों होठ, पै, फै, बै, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे दोनों होठों का यूज होता है। दंत्योष्ठ मतलब बै, फै, इन वर्णों के उच्चारण के समय ऊपर के दांत तथा नीचे के होंठ का प्रयोग होता है। दंत्य में इनका उच्चारण में जीवा को दांतों पर लगना होता है, ठीक है। त, थ, द, इस तरह से। त वर्ग और ल और स। कंठ्य, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ्य कहा जाता है। ए, आ, ई, इस तरह से। और क वर्ग और है, ठीक है। तालव्य, देखो कंठ वाले थे ए, आ, ठीक है। तालव्य में ई, च वर्ग और ये श। इन वर्णों के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है। मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण जीवा को मूर्धा पर लाने से होता है। री, टे, रे, श, इस तरह से। जीवा मूल्य, जिन वर्णों का उच्चारण
उच्चारण में जीवा के मूल का स्पर्श होता है, कै खे गे इस तरह से, ठीक है। अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है, वायु को निकलने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। क्लियर बात? विपरीतार्थक या विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक शब्द जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं विपरीतार्थक विलोम शब्द कहलाते हैं। कायर का वीर, अमृत का विष, रात का दिन, घृणा का प्रेम, आदि का अंत, रक्षक का भक्षक, जय का पराजय, अंत का आरंभ का अंत, समीप का दूर तो दूर का समीप विपरीत हो जाएगा, ठीक है। इनका आपस में उल्टे हैं, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, इस तरह से। सेवक स्वामी, धर्म अधर्म, आय व्यय, ठीक है, बुरा भला, दुर्लभ सुलभ, उचित अनुचित, हार जीत, पंडित मूर्ख, ठीक है, इस तरह से। अंधकार प्रकाश, यश अपयश, गर्मी सर्दी, अपना पराया, राजा रंक, चतुर मूर्ख, अनुकूल प्रतिकूल, विष अमृत, जड़ चेतन, अपकार उपकार, सार्थक निरर्थक, देना लेना, आलसी परिश्रमी, स्वतंत्र परातंत्र, परतंत्र, धनी निर्धन, ऊंच नीच, हर्ष शोक, पाप पुण्य, एकता अनेकता, ठीक है ना। शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। शब्द का महत्व, शब्द भाषा रूपी भवन हेतु ईंटों का काम करते हैं। मान लो भाषा कोई घर है, ठीक है, तो इसकी ईंट क्या होंगी? इसके ईंट शब्द होंगे, शब्द अच्छे होंगे तो घर भी अच्छा बनेगा, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास के स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद कीजिए। अर्थ के आधार पर यानी कि उनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर एक अर्थी शब्द यानी कि एक ही अर्थ के शब्द, ठीक है, उन्हें एक अर्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों के समरूपी भिन्नार्थक, समान रूप हैं लेकिन भिन्न अर्थ हैं। पर्यायवाची समानार्थी यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी, अन्य ऐसे शब्द जो एक ही मीनिंग रखते हैं, समान अर्थ रखते हैं। विपरीतार्थक विलोम शब्द। क्लियर बात? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची यानी कि वही पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, पर्यायवाची समानार्थी शब्द कहलाते हैं। असुर, दानव, धनुज, दैत्य, निशाचर, राक्षस, अमृत, पीयूष, सोम, सुधा, आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान, अश्व, घोड़ा है, तुरंग, घोटक, आनंद, हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, इच्छा, मनोरथ, कामना, चाह, आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा, ठीक है। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, इंद्र, महेंद्र, सुरपति, सुरेश, देवराज, देवेश, देवेंद्र, गंगा, जाह्नवी, देवनदी, सुरसरी, त्रिपथगा, सुरनदी, चतुर, निपुण, दक्ष, कुशल, चंद्रमा, इस तरह से हम इनको सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। वर्तनी अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय, छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना, कक्षा में शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना, कक्षा में खड़ी बोली का प्रयोग करना। खड़ी भाषा उसे कहते हैं जो मतलब शुद्ध होती है, शुद्ध हिंदी। सुलेख का अभ्यास करना, डिक्टेशन वगैरह। अशुद्ध शब्दों का अनेक बार लिखवा कर अभ्यास करना, अशुद्धता की पहचान हो। समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर समझना, ठीक है। मुद्रण की अशुद्धियों का संशोधन, इस तरह से ये सब तरीके हैं, ठीक है। वाचन की प्रकृति, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और हो क्या है सब हमारा ही कंप्लीट। उच्चारण के सुधार, उच्चारण के प्रमुख हैं, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। पठन का कार्य क्या है? तुम्हारे पास बुक है ना, उसमें से भी ये क्वेश्चन होंगे, उनको पढ़ लेना खुद से। पठन का क्या कार्य है, ठीक है। वाचन, पठन, मौखिक तथा दूसरा लिखित, सब लिखने सिर्फ पढ़ने का ही काम रह गया है। सस्वर और वाचन की विशेषता, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें। अक्षरिक लिपि से आप क्या समझ, अक्षरिक लिपि में संकेतों को अक्षर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, उसे अक्षरिक लिपि कहते हैं, अक्षर के माध्यम से, ठीक है। जैसे कै में कै को भी आधा ब्रेक कर दिया, कै प्लस है, ठीक है, इस तरह से। तो ध्वनियाँ हैं वर्णों के माध्यम से नहीं, व्यंजनों के लिए तो ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। कै और कै में कै प्लस है, इस तरह से।
विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। रोको मत उसे जाने दो, इस तरह से तुम पढ़ लेना इसको। विराम चिन्ह का पढ़ लिया, अल्पविराम पढ़ लिया। और कुछ है नहीं इसमें, शब्दों को पृथक करना, शब्द अलग अलग करते हैं। शेखर, राखी, नेहा और रोहन बगीचे में खेल रहे थे, इस तरह से। संबोधन के बाद हम इसका कोमा का यूज़ करते हैं। भाइयों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मोहन तुम इधर आओ, इस तरह से अल्पविराम का यूज बता रहा है। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए की के स्थान पर इसका यूज किया जाता है। शिक्षक ने बताया धरती गोल है, इस तरह से कोष्टक लगा देना हमने, आप सॉरी ये लगा देना हमने कोमा। पिता ने पूछा, कब, अब तक कहाँ थे, इस तरह से है ना। अब तक कहाँ थे, ये क्वेश्चन में भी जब क्वेश्चन मार्क होता है ना, तो उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, नेचर होनी चाहिए कि हाँ भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि देखो अब क्वेश्चन है ये, है ना, मैं बोलूँ अब तक कहाँ थे, अब तक कहाँ थे, क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, अब तक कहाँ थे, बस मैंने सेंटेंस पढ़ा है। लेकिन बोलने के तरीके में थोड़ी फील आनी चाहिए कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। पिता ने पूछा अब तक कहाँ थे, इस तरह से अब तक कहाँ थे, इस पर जोर देकर कहाँ पे, ठीक है। अर्धविराम, अर्धविराम हो जाता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी सेमी कॉलन बोलते हैं, सेमी सर्कल बोल रहा हूँ, सेमी कॉलन बोलते हैं इसको। सामान्यतः अर्धविराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है, अर्धविराम, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ता है। दूसरे को और जैसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता वहाँ, जैसे कोई एक सेंटेंस है तो दूसरे को जब हम और की सहायता से नहीं जोड़ सकते तो इसका अर्धविराम का यूज होता है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। और जो ये प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछते हेतु वाक्य के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह। बस कब छूटेगी, तुम्हारे हाथ में क्या है, दुकान में कौन है, पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है, इस तरह से। बस कब छूटेगी, इस तरह से ना। विस्मयादि बोधक में विस्मयादि बोधक बता दिया मैंने, हाय ये क्या हो गया, अरे तुम कब आए, छी तुम तो बहुत गंदे इंसान हो, वाह कितना सुंदर चिड़ियाघर है, इस तरह से ना। शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। योजक, शब्द युग्मों में तुलना करने वाले शब्दों के साथ यूज होता है, जैसे रात दिन, शब्द युग्म है ना, आजकल, सुख, थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा, पतला सा, दुबला सा, इस तरह से। उद्धरण चिन्ह इसको बोलते हैं, उद्धरण, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं ना। यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकेरा उद्धरण यानी कि सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क बोलेंगे, अरे एक्सक्लेमेशन क्यों बोलेंगे इसको, कोटेशन मार्क बोलते हैं इसको, कोटेशन, ठीक है। इसका सिंगल कोट, ठीक है, इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए शब्द विशेष विशेष व्यक्ति पुरुष आदि का नाम दिखाने के लिए। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक कौन है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण को हमने क्या किया है, ऐसे ये क्या कोटेशन से हमने उद्धरण से दिखा दिया। शिक्षक ने सभी छात्रों को काव्य कुसुम नामक पुस्तक निकालने के लिए कहा। दोहरा उद्धरण, डबल कोटेशन, किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में वैसे का वैसा लिखने के लिए किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, अहिंसा परमो धर्म है, तो इसमें डबल कोटेशन यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह यूज किया है हमने, क्लियर बात। पिताजी ने शीतला से कहा, बेटा हमेशा समय का पालन करना। पिता ने जो कहा है शीतला से वैसा ही मैं बता रहा हूँ, तो वैसा ही बताने, सेम टू सेम बताने के लिए मैं ये कोटेशन मार्क का यूज़ करूँगा। लाघव चिन्ह किसे बोलते हैं, लाघव, लाघव मतलब उसको शॉर्ट में लिखना, संक्षेप, लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं। इस शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर को हम डॉ लिख देते हैं, डॉ और डॉट लगा देते हैं। टेलीविज़न को टीवी, प्राइवेट लिमिटेड को प्राई और लिमिटेड, इस तरह से। उत्तर प्रदेश को यूपी या फिर ऊपर, इस तरह से। ठीक है, अब आ गए हमारे पेपर, तो हमने 1 घंटे में ये दोनों चीज़ कर ली है, 1 घंटा 10 मिनट। नूतन, नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन, ठीक है। ये वर्ण है, ये वर्ण कैसा है, ये रे लेव है, ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है, सुंदर, सुलेख, सुलेख मतलब शीघ्र लिखना, सुलेख शब्द लिखना, देख कर लिखना, सुंदर लिखना, शीघ्र लिखना और सुंदर लिखना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है, सुंदर लिखना भी है और ये भी है शीघ्र लिखना, ठीक है, तो शीघ्र लिखना कर देंगे इसको। ये
ये वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है, जय ण, जय ये, जय ण कौन सा है बताओ? ये वाला है जय, इसमें हलंत इस तरह से आधा है। ठीक है, याद रखना। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है? अत्यधिक, अन्वय, अभ्युदय, कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी, अत्यधिक, अन्वय, अभ्युदय, नहीं पहचान रहे, बताना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं। अंतस्थि व्यंजन कौन कौन से थे? 4 अंतस्थि व्यंजन है, ये, रे, ले, वे। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? ठीक है, ये सब और पढ़ लेंगे हम उसमें, ये सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, तो हम उनको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी हिंदी का पार्ट 1 ही था, ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।